आज का लेसन में हम वही सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का अलग अलग पैरामीटर में मतलब एक ही पैरामीटर में कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हिसाब किया जा सकता है, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ पिछले वाला लेसन में। आज का चैप्टर है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एडवांस पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वही सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे बट मल्टीपल पैरामीटर देंगे, मतलब एक से ज्यादा पैरामीटर देंगे। एक से ज्यादा पैरामीटर इसीलिए दिया जाता है, सप्लायर आपको क्रेडिट पर भी सामान बेचता है, कस्टमर को आप लोग भी क्रेडिट में सामान बेचते हैं। कंडीशन क्या देते हैं? जिस दिन कस्टमर खरीदारी कर रहा है या सप्लायर भेज रहा है, सर सप्लायर से आप लोग खरीदारी कर रहे हैं या कस्टमर को आप लोग भेज रहे हैं, उसी दिन से कुछ दिन के अंदर, उसी डेट से लेकर कुछ दिन के अंदर अगर सप्लायर आपको मतलब आपसे पेमेंट ले रहा है, मतलब जितना दिन सप्लायर हमको क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट डेज के अंदर अगर हम लोग उनको पेमेंट दे पा रहे हैं, बिल के बाद इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सिमिलरली कस्टमर को हम लोग उधारी में जितना दिन तक छूट दिए हैं, उसी दिन के अंदर अगर कस्टमर हमको पेमेंट कर पा रहे हैं, कस्टमर से हम लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं देंगे। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, कस्टमर बोलेगा ठीक है आप इतना दिन मेरे को उधारी में दिया है, वो क्रॉस कर जाने के बाद आप तो इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है मेरा जब सुविधा होगा मैं पेमेंट। मान लो कस्टमर को आप 15 दिन या 1 महीना उधारी में दिया है, कस्टमर बोलेगा ठीक है हम तो इंटरेस्ट देंगे ना, 6 महीने के बाद देंगे पेमेंट, 1 साल के बाद देंगे, तो हमारा हालत तो खराब हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीपल पैरामीटर मतलब मल्टीपल इंटरेस्ट कंडीशन कस्टमर के ऊपर इसलिए डालते हैं कि सप्लायर हमारे ऊपर इसलिए डालता है, तो इनडायरेक्टली सप्लायर हमारे ऊपर प्रेशर देता है कि कस्टमर के ऊपर हम लोग प्रेशर देते हैं, भाई जितना जल्दी पेमेंट करना है तो कर लो, नहीं तो ज्यादा इंटरेस्ट चढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली यू आर पुटिंग प्रेशर ओवर द कस्टमर टू मेक द पेमेंट इन ड्यू टाइम। मतलब जितना दिन लेट करेगा कस्टमर या सप्लायर के क्षेत्र में हम लोग जितना दिन ज्यादा लेट करेंगे उतना दिन का ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो इससे तो अच्छा जितना जल्दी हो जाए पेमेंट कर दे। तो वही तरीका सेम चीज हम लोग जो किए थे, कंपनी बनाए, अकाउंटिंग फीचर्स में इंटरेस्ट वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी तो हम लोग एक्टिव कर चुके हैं, कुछ बेसिक लेजर भी बना चुके हैं। फिर से रिकैप कर लेता हूँ, बाकी 2 नया लेजर बनाया है, एक है आपका इंटरेस्ट पेएबल, एक है आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट पेएबल को हम लोग रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, बाकी नो चेंज, जो है आज इट इज ऐसे ही रहेगा। एंड दूसरा लेजर बनाते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम में, इसको हम लोग रखते हैं इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, बाकी जो ऑप्शन है आज इट इज रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो अभी तक पिछले वाला जितना भी चैप्टर हम लोग डिस्कशन किए हैं उसमें क्या किए, इंटरेस्ट इतना पाना है, इंटरेस्ट इतना देना है, बट आज तक इंटरेस्ट दिए क्या, इंटरेस्ट लिए क्या, नहीं दिए, सिर्फ हिसाब हम लोग निकालेंगे। आज का चैप्टर में हम मल्टीपल पैरामीटर में इंटरेस्ट का हिसाब निकालेंगे, प्लस कस्टमर से हम लोग इंटरेस्ट रिसीव भी करेंगे एंड सप्लायर को हम लोग इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो पहले तो सप्लायर पर चलते हैं, इसके लिए मल्टीपल पैरामीटर फिक्सेशन करते हैं। तो डिफरेंट क्रेडिट पीरियड को नो रखते हैं, क्रेडिट डेज को नो रखते हैं, इंटरेस्ट को यस करते हैं। तो इधर कैलकुलेटेड ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन 100 तो यस करना पड़ेगा। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में हर एक टाइम जितना बार आप खरीदेंगे या जितना बार आप भेजेंगे, इधर तो खरीदेंगे आपको सप्लायर से, तो हर एक ट्रांजेक्शन में आपका इंटरेस्ट का कंडीशन अलग अलग होगा। नया कंडीशन पुराना कंडीशन को एक्सिट कर जाएगा, प्रीसिट कर जाएगा, ओवरलैप कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओवरराइड पैरामीटर। देन परचेज डेट सेल डेट को मिलाकर अगर आप इंटरेस्ट पैरामीटर फिक्सेशन करना चाहते हैं तो
इधर अमाउंट ऑर्डर के ऊपर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैं तो फिलहाल नो करके आगे चलता हूँ। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट में डाला हूँ 5%, साल का हिसाब से, 1 साल का 365। सप्लायर आपका क्रेडिट बैलेंस, पास ड्यू डेट, बट ध्यान रखिए इधर कोई डेट देना नहीं है, बट कैलकुलेट फ्रॉम इधर क्या रखा हूँ, ड्यू डेट ऑन इनवॉइस, मतलब परचेज बिल या सेल बिल में जो डेट डालूंगा उसी डेट तक मेरे को क्रेडिट पीरियड मिलेगा सप्लायर की तरफ से। उस डेट के बाद जितना दिन में एक्सीड करूंगा उतना दिन का सूद होगा। कितना? साल का 5%। उसके बाद सेकंड पैरामीटर क्या डाला गया, जैसे कि थोड़ी देर पहले बोल रहा था, कस्टमर बोलेगा ठीक है मैं तो 5% इंस्टेंट दूंगा ना, मैं जब चाहे मैं पेमेंट दूंगा। कि सप्लायर को मैं भी वही बोल सकता हूँ, मेरे को जब चाहे मैं पेमेंट दूंगा, ऐसे होता नहीं। तो दूसरा पैरामीटर क्या देंगे, 10% वाला, वही साल का हिसाब से, बट इधर एप्लीकेबिलिटी क्या रखा है, ऑलवेज, एंड कैलकुलेट फ्रॉम क्या रखा है, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। मतलब ये जो पहला पैरामीटर हम लोग दिए ना, पहला पैरामीटर हम लोग क्या दिए, जब परचेज बिल या सेल बिल करेंगे उसी टाइम ड्यू डेट वाला एंट्री करेंगे। फिर वही ड्यू डेट से एक डेट के अंदर भी पैरामीटर रखेंगे। मतलब मान लो हम लोग खरीदारी किए हैं 1 तारीख को, तो सप्लायर हमको 30 दिन उधारी दे, मतलब 1 तारीख से 1 तारीख, ठीक है। तो हम क्या किए, वही 1 तारीख से फिर और 30 दिन डबल कंडीशन पुट किए। क्या कंडीशन पुट किए, मतलब पहला कंडीशन, सप्लायर तो हमको दिया 30 दिन तक क्रेडिट, तो 30 दिन के बाद मतलब 1 तारीख से 1 तारीख चला गया, 2 तारीख से फिर अगले महीना 1 तारीख के अंदर अगर मैं सप्लायर को पेमेंट कर पा रहा हूं तो सप्लायर को मैं वही 5%। अगले महीना 2 तारीख के बाद जब तक मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूं, जितना बैलेंस अमाउंट रहेगा पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर मेरा लग जाएगा 10% इंटरेस्ट बिल के ऊपर, दैट इज डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। तो आपको एक डेट का एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। मान लो आप 1 तारीख को सप्लायर से खरीदारी की, सप्लायर आपको 30 दिन उधारी दिया, तो परचेज वाला डेट को तो छोड़ दिया है ना, तो 2 तारीख से लेकर आपका कब खत्म होता है, 1/4 से लेकर 1/5, 1/4 1/5। तो आप क्या करेंगे, ये तो गया पहला पैरामीटर, दैट इज ड्यू डेट ऑन इनवॉइस। आप इनवॉइस में डेट पुट कर दिए 30 दिन मतलब आपका ड्यू डेट आया 1/5 तक। मतलब अगर सप्लायर को आप 1/5 को पेमेंट कर पा रहे हैं, बिल के ऊपर इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा। 1/5 के बाद अगर आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट लगेगा। बट ये कितना तक लागू होगा, 1/5 से लेकर 1/6 तक। मतलब सप्लायर तो बाय डिफॉल्ट आपको 30 दिन उधारी में दिया है, फिर उसके ऊपर कंडीशन क्या पुट किया है, ठीक है आप 1/5 के बाद जब पेमेंट करोगे उसका सीमा कहां तक होगा, 1/6 तक। मतलब अगर सप्लायर को मैं 1/5 से लेकर 1/6 के अंदर मैं पेमेंट कर पा रहा हूं, तो मेरे को बिल के ऊपर जितना दिन में लेट में दिया हूं, 2 तारीख दो, 5 तारीख दो, 6 तारीख दो, 7 तारीख दो, जितना दिन मेरा लेट हुआ उतना दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर वो डेट आपका आ रहा है 1/5 से लेकर 1/6 के अंदर 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर 1/6 के बाद मैं सप्लायर को पेमेंट दे रहा हूं, जितना बैलेंस अमाउंट मेरे ऊपर सप्लायर का बनता है, जब तक कोई पेमेंट में सप्लायर को दे नहीं पा रहा हूं, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, ऑलवेज 10%। तो फंडा इज वेरी सिंपल, सप्लायर मेरे को 30 दिन उधारी में दिया है, तो मेरा ड्यू डेट शुरू हुआ 1/5 से, फिर उसके साथ मल्टीपल कंडीशन क्या पुट किया, 1/5 से लेकर 1/6 के अंदर अगर मैं सप्लायर को पेमेंट कर पाऊंगा 5% इंटरेस्ट लगेगा, 1/6 के बाद अगर मैं सप्लायर को पेमेंट करूंगा तो 10% इंटरेस्ट लगेगा बाकी बैलेंस, कि जितना भी अमाउंट सप्लायर मेरे को देना है, दैट इज डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल पैरामीटर्स। जैसे सप्लायर के ऊपर कंडीशन, सप्लायर हमारे ऊपर कंडीशन दिया है, वही हिसाब से हम लोग कस्टमर के ऊपर भी कंडीशन दे सकते हैं।
तो कस्टमर का पैरामीटर देखते हैं, सेम लॉजिक, इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, एडवांस पैरामीटर को यूज करेंगे, फिर पास ड्यू डेट है इनवॉइस, बिल में जो डेट दिया जाएगा। तो सप्लायर का जो जो पैरामीटर दिया था एग्जैक्टली सेम कंडीशन में कस्टमर के क्षेत्र में भी हम वही पैरामीटर रखते हैं। आप इसको अलग अलग परसेंटेज इधर दे सकते हैं, बट मैं जानबूझकर एक ही परसेंटेज इसलिए दिया मेरे को बाद में हिसाब करने की जरूरत है। तो उसके बाद हमको तो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन के अंदर आकर उस आइटम में बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो कुछ ट्रांजेक्शन भी कर दिए हैं, और मैं क्या क्या ट्रांजेक्शन किया हूँ ये आपको डेट में जाकर दिखाता हूँ। पहले तो चेक करते हैं क्या क्या आइटम में बनाया है। तो इधर ऑर्डर करके स्टॉक आइटम को आ जाओ, टीवी, ठीक है। तो देखते हैं परचेस सेल के टाइम क्या क्या कंडीशन दिया गया है। तो इसलिए तो पहले डे बुक को चलते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ। तो F2 मार्कर मैं डेट चेंज करता हूँ, दैट इज 1/4/21। तो 1/4 को मैं परचेस किया, ठीक है। तो 1/4 को हम परचेस किए। देखते हैं परचेस में ड्यू डेट क्या दिया गया है, तो क्योंकि वही हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होने वाला है। दस पीस 25,000 के हिसाब से 2.5 लाख, उसके ऊपर जीएसटी 10% लग चुका है। देखो सप्लायर मेरे को क्या डेट दिया है, 30 दिन दिया है। तो 1 अप्रैल से मैं खरीदा था, तो 2 अप्रैल से लेकर 1 मई तक 30 दिन हो गया। तो मेरा ड्यू डेट है 1/5 तक तो देना है सप्लायर। अगर मैं सप्लायर को 1/5 तक पेमेंट दिया रहूं, देखो इधर जो कंडीशन दिया गया, अगर मैं सप्लायर को 1/5 तक पेमेंट दे दिया तो बिल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 1/5 से लेकर 1/6 के अंदर मैं जितना भी पेमेंट दे रहा हूं उसके ऊपर 5% लगेगा। 1/6 के बाद जो भी पेमेंट मैं सप्लायर को दे रहा हूं उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा। So that is the difference between due date on invoice, date specified during entry। इसलिए 1 जून 21 के बाद कोई डेट नहीं दिया गया, मतलब जितना अमाउंट सप्लायर का हमारे ऊपर बकाया रहेगा पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर 10% लग जाएगा। अगर सप्लायर मेरे को पेमेंट किया 1 जून के बाद, अगर 1 मई से लेकर 1/5 तक अगर सप्लायर मेरे को पेमेंट दे, मैं अगर सप्लायर को मैं पेमेंट दे पा रहा हूँ तो 5% सूद में हिसाब हो जाएगा। 1/6 के बाद अगर मैं सप्लायर को पेमेंट दे रहा हूँ तो 10% के हिसाब से हिसाब होगा। तो वही पैरामीटर हम लोग फिक्सेशन किए थे सप्लायर के साथ। तो ये तो गया आपका सप्लायर का रिकॉर्ड, मतलब जो परचेज हम लोग किए थे उसी का रिकॉर्ड में अभी मैं आपको दिखाया। अभी सेल्स का रिकॉर्ड चेक करते हैं। 1 तारीख को कस्टमर को भेज रहा हूँ, कितना पीस भेज रहा हूँ, 8 पीस 35,000 के हिसाब से 2,80,000 का, उसके ऊपर 10% जीएसटी में कस्टमर से ले लिया, मतलब लेने वाला। कस्टमर को भी हम लोग 30 दिन दिए, मतलब कस्टमर अगर हमको 1/5 तक पेमेंट कर रहा है नो इंटरेस्ट, 1/5 से फिर 1/6 के अंदर अगर पेमेंट कर पा रहा है तो 5% लगेगा। 1/6 के बाद अगर कस्टमर मेरे को पेमेंट कर रहा है जितना बैलेंस रहेगा उसके ऊपर 10% लगेगा। ठीक है, तो अभी फिर से F2 करता हूँ। अभी मैं डेट दे रहा हूँ 2/5/21। तो 2/5/21 को मेरा सप्लायर जो मेरे को 3,08,000 रुपया जो देने वाला था
मेरे को सप्लायर ऐसे कस्टमर कितना पेमेंट देना था, 3,08,000 रुपये। उसमें से वो मेरे को 2/5/2021 को 2,08,000 रुपये पेमेंट किया है, जिसका ड्यू डेट था 1/5/21 तक, और वो मेरे को पेमेंट किया 2,08,000 रुपये। पूरा पेमेंट तो दिया नहीं, एक तो पूरा पेमेंट दिया नहीं, दूसरा आपका 30 दिन के बाद, क्रेडिट पीरियड के बाद वो मेरे को पेमेंट किया, जिसका रिजल्ट आपका इंटरेस्ट रिपोर्ट में दिखा जाएगा। तो मैं पेमेंट वाउचर चेक करते हैं, तो 2/5 को मेरे को सप्लायर को देना था। सप्लायर का बिल कितना होता, 2,75,000 रुपया। उसमें से मैं डेयरी में सप्लायर को 2 लाख रुपया 2/5 को पेमेंट किया है, ठीक है। तो फिर से अभी F2 दबाते हैं। अभी मैं डेट दे रहा हूं 2/6/21। देखो 2/6/21 को क्या हुआ, तो लॉजिक ऐसा है, कस्टमर से मैं जितना पैसा पाने वाला था उसमें से कुछ पैसा 2,08,000 रुपया मेरे को 2/5 को मिल चुका है। सप्लायर को मैं जितना पैसा देने वाला था 2,75,000 रुपये, उसमें से 2 लाख रुपया मेरे को 2/5 को मिल चुका है, बाकी कुछ बचे है। तो सप्लायर को और कस्टमर से हम लोग बाकी वाला पेमेंट 2/6 को ले रहे हैं। तो अभी 2/6 का स्टेटस देखो, 2/6 में मैं बाकी वाला कस्टमर से रिसीव किया, कस्टमर से और मैं 1 लाख रुपया पाने वाला था ना, तो कस्टमर से मैं 2/6 को बाकी 1 लाख रुपया पा चुका। सिमिलरली सप्लायर को मैं कितना बकाया देने वाला था, 75,000 रुपया, ठीक है। तो सप्लायर को मैं 2/6 को बाकी 75,000 रुपया दे चुका। सो दिस इज द स्टेटस। तो फिर से रिकैप कर लेते हैं। मैं सप्लायर से एक चार्ज को खरीदा था, कस्टमर को एक चार्ज को भेजा था। तो कस्टमर से 2/5 को कुछ रिसीव किया, बाकी रिमेनिंग वाला 2/6 को रिसीव किया। सप्लायर को 2/5 को कुछ पेमेंट किया, फिर 2/6 को कुछ पेमेंट किया। अभी देखते हैं उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। तो अभी डिस्प्ले को आकर मोर रिपोर्ट्स के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर देखेंगे। तो पहले तो देखेंगे हम कस्टमर से कितना इंटरेस्ट पाएंगे रिसीवेबल अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है, 480 रुपये 55 पैसा। तो इसको 2-3 बार एंटर मार कर आगे चलिए। तो देखो ये इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है। पहले मेरे से कस्टमर से कितना मेरे को पाना था, 3,08,000 रुपये। तो 1 मई तक डेट था, 1 मई तक कौन सा डेट था, पेमेंट डेट विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो कस्टमर से मैं पहला पेमेंट 2,08,000 रुपया कब रिसीव किया, 2/5। उसी टाइम मेरे ऊपर कस्टमर का कितना बैलेंस देना था, 3,08,000 रुपया देना। उसमें से कस्टमर मेरे को 2,08,000 रुपया एक दिन लेट में दिया, तो इसलिए एक दिन आ गया। तो अभी इंटरेस्ट का हिसाब देखो, तो कितना कस्टमर दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता नहीं, कस्टमर देने के टाइम उसके ऊपर कितना बकाया था, कि सप्लायर को मैं पेमेंट के टाइम देने के टाइम मेरे ऊपर सप्लायर का कितना आउटस्टैंडिंग था, उसके ऊपर इंटरेस्ट हिसाब होता है। बाकी डे के हिसाब से तो ले लेता है। तो इधर आपका अमाउंट आएगा 3,08,000 का 5%। पहला तो चरण में आपका 5% वाला था ना, तो 3,08,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 15,400 आपका आया एक साल का। क्योंकि इधर हम महीने का देखे नहीं, इधर आप साल का हिसाब से देखें, तो एक दिन का निकालते हैं। 15,400 डिवाइडेड बाय 365, 42 रुपीज 19 पैसे। तो इधर कितना देखा है, 42 रुपीज 19 पैसे। ये पहला हिसाब है। दूसरा हिसाब क्या है, तो अब तो आप थोड़ी देर पहले 2 तारीख को तो बाकी पेमेंट 2/6 को बाकी पेमेंट तो रिसीव कर लिए ना, बट इधर कुछ अमाउंट 5% के हिसाब से दिखाता है, कुछ अमाउंट आपका 10% के हिसाब से दिखाता है। इसलिए दिखाता है, आपका तो टाइम दिए थे ना, 1/5 तक तो क्रेडिट फ्री डे था,
इंटरेस्ट फ्री डेज था, 1/5 के बाद, 1/5 के बाद 1/6 तक वही 5% वाला लागू था ना। तब तक हमारा सप्लायर के ऊपर कितना बाकी था, 30 दिन था। तो सीधी सी बात देखो, पहला पेमेंट कस्टमर हमको कब किया, 2/5 को। उसके बाद दूसरा पेमेंट हम लोग पाए 2 जून, 2/6। तो अभी टोटल डेज का अगर हिसाब किया जाए, नेक्स्ट डेट आपका क्या आएगा, 3/5 से लेकर 2/6, तो 3/5 से लेकर 2/6 को टोटल आपका आ रहा है 31 दिन। बट इधर 31 दिन के ऊपर 10% हिसाब नहीं होता है, क्योंकि 1 जून को आपका 30 दिन हो जाता है। तो आपका था ना 1/4 से लेकर 1/5, 1/4 से लेकर 1/5, फिर 1/5 से लेकर 1/6। तो आपका जो पहला 5% वाला स्लैब वो आपका वैलिड कब तक था, 1/5 तक वैलिड था, 1/5 तक आपका वैलिड था, 1/4 से लेकर 1/5 तक आपका वैलिड था। तो 1/5 के बाद जो कस्टमर आपको पेमेंट किया, 1/5 के बाद, तो 1/5 के बाद कस्टमर कब पेमेंट किया, 2/6 को पेमेंट किया। तो उसमें से तो जून महीने में 30 दिन हो जाता है ना, है कि नहीं। तो अभी आप हिसाब कर लीजिए, आपका 1/4 से 1/5 एक स्लैब था विदाउट एनी इंटरेस्ट, 1/5 से 1/6 एक स्लैब था विथ इंटरेस्ट, फिर 1/6 के बाद दूसरा एक स्लैब था। तो 1/5 तक, 1/5 से लेकर 1/6 तक कौन सा स्लैब था, 5% था। तो माना कि कस्टमर हमको 2 जून को पेमेंट की है, बट उनका एक लिमिट भी था ना, 1 जून तक, 1/5 से लेकर 1 जून तक कितना था, 5% था। 1/5 से लेकर मार्क में वर्ड है, 1/5 से लेकर 1/6 तक उनका कितना था, 5% था। तो ये 2 तारीख के बाद 3 तारीख से, 3 मई से 1 जून तक 30 दिन बनता है, उसका 5%, आखिर में बच गया 1 दिन, उसका 10%। तो अभी 1 लाख का 5% में हिसाब करना पड़ेगा, 1 लाख का 1% में हिसाब करना। तो 1, 4, 5 into 5 100, तो कितना है, 5,000 डिवाइडेड बाय 365, तो 13 रुपया 69 पैसा, और 13.69 आपका मल्टीप्लाई कितना आता है, 30, तो 410 रुपये 70 पास आ गया। फिर आपका एक दिन का 10%, तो एक दिन का कितना आ रहा है, एक दिन का, तो एक दिन का हिसाब आपका आ रहा था, तो एक दिन का अमाउंट आपका कितना आ रहा था, 13.69। तो दिस इज 13.69, 5% के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई 2 गुना कर कितना आता है, 27 रुपया 38 पैसे, तो इधर 27 रुपया 40 पैसे देखा। तो 5% वाला हिसाब देखा रहा था एक दिन का, 10% किसका होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो आया हिसाब समझ। तो इसी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अपडेट के हिसाब से अगर देखा जाए आपको हिसाब समझ में आ जाए। तो हिसाब से अगर हम लोग पेबल अकाउंट को चेक करते हैं, 366 रुपये 40 पैसे दिखा रहा है, तो सेम चीज आपका 2,75,000 रुपया का, 2,75,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, एक साल का आ गया 13,750 रुपया, 13,750 डिवाइडेड बाय 365, एक दिन का आया 37 रुपये 67 पैसा। फिर आपका पेमेंट किया 2 जून को, लास्ट पेमेंट सप्लायर को हम लोग पेमेंट किए हैं, बट उनका हमारा ग्रेस पीरियड कितना था, 1/5 तक, 1/5 से लेकर 1/6 के अंदर मैं अगर पेमेंट कर पा रहा हूँ तो मेरे को 5% लगेगा, 1/6 के बाद जितना पेमेंट कर रहा हूँ उसका 10% लगेगा।
तो माना कि मैं पहले तो 2 लाख रुपए सप्लायर को पेमेंट किया था, उसके बाद जो 75,000 रुपया था उसमें से मेरा पहला 30 दिन में हिसाब हो जाएगा, फिर बाकी जो बचेगा उसके ऊपर 1 दिन में हिसाब। तो ये आपका 37.67 मल्टीप्लाई आपका 30, ये आपका 75,000 रुपये। सर ये पहला वाला 2,75,000 रुपये हिसाब किया था, उसका आ रहा था 37.7 रुपये से 1 दिन का। अभी तो 2 लाख रुपए है नहीं ना, 2,75,000 रुपये है नहीं ना, तो सेकंड पेमेंट हम सप्लाई को दिया, कितना आउटस्टैंडिंग है 75,000। तो 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, 3,750। तो 3,750 डिवाइडेड बाय 365, 5%, 10 रुपये 27 पैसे। तो आपका 10 रुपया 27 पैसा मल्टीप्लाई आपका 30 दिन का लगेगा ना, 308 रुपया 22 पैसा। ठीक है, 10 पैसा रखा है, चलेगा। तो उसका 2 गुना अगर कर ले, 10 रुपया 27 पैसा मल्टीप्लाई 10%, 20 रुपये 40 पैसा। तो ऐसे ही आपका एडवांस पैरामीटर में। तो अभी जो स्थिति दिखा रहा है, हम रिसीव पेमेंट करने के बाद जब एंट्री स्टेटस को चेक कर लिए, हमको पता चल गया हमको इतना इंटरेस्ट देना है, इतना इंटरेस्ट लेना है, बट अभी तक का ओके। तो अभी हम लोग कौन सा स्थिति में है, हम लोग परचेस से रिसीव पेमेंट करने के बाद हम लोग अभी निकल चुके हैं कस्टमर से हम लोग इंटरेस्ट कितना पाने वाले हैं, सप्लायर को कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं। क्योंकि सप्लायर को हम लोग लेट में पेमेंट किए, कस्टमर भी हमको लेट में पेमेंट किया, मतलब ड्यू डेट के बाद। बट प्रॉब्लम इज दैट हम लोग तो सप्लायर को पूरा पेमेंट दे चुके हैं, कस्टमर से पूरा पेमेंट ले चुके हैं। उसके बाद अगर मैं इधर अभी रिसीट वाउचर कर रहा हूँ तो अकाउंट में कैश है, बट कस्टमर से जब रिसीव कर रहा हूँ कस्टमर का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं पेमेंट करूंगा, किसको पेमेंट करूंगा, सप्लायर को इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, बराबर। तो सप्लायर बैलेंस भी 0 दिखा रहा है। असल में इंटरेस्ट किधर गया नहीं, इंटरेस्ट अपना जगह में है, जो हिसाब आप लोग निकाले थे वो हिसाब है अपना जगह, बट इंटरेस्ट को आपको बुक करना पड़ेगा बाय मेंटेनिंग डेबिट नोट फॉर द कस्टमर एंड क्रेडिट नोट फॉर द सप्लायर फॉर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को बुक करने के लिए। बुक करने के बाद टाली का अकाउंट्स के अंदर हिसाब आ जाएगा, उसके बाद आप कस्टमर से इंटरेस्ट को रिसीव कर पाएंगे, सप्लायर को इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो बुक करने के लिए आपको डेबिट नोट को एंड क्रेडिट नोट को आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। तो इसीलिए आप मास्टर को आ जाइए, जो वाउचर टाइप इधर आप लोग देख रहे हैं इसको ऑल्टर करेंगे। किसको ऑल्टर करेंगे, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट वाला वाउचर। आपको पता होना चाहिए क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट वाला वाउचर ऑलरेडी पहले से है, बट फिलहाल हम ये दोनों वाउचर को इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, पर्टिकुलरली सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको ऑल्टर करके चेंज करते हैं। तो क्रेडिट नोट टाइप ऑफ वाउचर आपका क्रेडिट नोट ही रहेगा। नेम ऑफ द क्लास क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यूज करेंगे। ठीक है जी। तो इस हिसाब से डेबिट नोट को भी थोड़ा अल्टर किया जाए। डेबिट नोट इसके भी वही सिंपल इंटरेस्ट के अंदर रखेंगे एंड यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। तो अब आप देखो, मैं जब वाउचर टाइप को जाकर कैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल को बुक कर रहा हूं। तो अभी वाउचर को आ गया, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं दिखा रहा है, बट नॉट टू वरी, इधर F10 की दबाइए और वाउचर को आप जा पाएंगे इस पॉइंट से। तो पहले तो हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं फॉर द कस्टमर। तो ये वाला डेबिट नोट क्यों बना रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो कस्टमर का नाम अपने आप चॉइस हो चुका है, कितना दिख रहा है, 480 रुपया 55 पैसे, जो कि कस्टमर अकाउंट से डेबिट हो रहा है, एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को
क्रेडिट हो रहा है। तो इसको आगे आपका तो रिसीवेबल अकाउंट इधर आपका बुक हो गया। तो इस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, फिर से अभी अदर वाउचर को आ जाइए। अभी आप लोग क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट फॉर द सप्लायर, क्योंकि सप्लायर अकाउंट को पैसा क्रेडिट होगा कोई सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो इधर आपको क्रेडिट नोट सप्लायर का नाम चॉइस करना पड़ेगा। तो 366 रुपया 44 पैसे दिखा रहा है। आगे पेबल अकाउंट को आगे। अब आप देखो, मैं जब अभी रिसीव कर रहा हूँ ऑफकोर्स बाय कैश, इसे रिसीव करो कस्टमर। थोड़ी देर पहले कस्टमर का बैलेंस 0 दिखा रहा था, अभी कस्टमर का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 400 रुपए। क्योंकि कस्टमर जितना बिल अमाउंट हमको देना था वो तो दे चुका है, उसको छोड़कर भी वो जो इंटरेस्ट देना बाकी था अभी कस्टमर हमको इंटरेस्ट दे दिया। अभी अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो आपको सॉरी कैश में तो पेमेंट करूंगा। क्या पेमेंट करूंगा, सप्लायर को। सप्लायर को तो बिल अमाउंट दे चुका है, बाकी बचा क्या, इंटरेस्ट जो देना था जो आप रिपोर्ट में देखे थे। अभी आपका एक्सपेंस बुकिंग हो चुका है, तो 366.44। अभी आप एक काम कर सकते हैं, फिर से अभी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट तो आई, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल में कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा एंड पेएबल में भी कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट हैज बीन पेड and interest has been received. So this is all about calculation of simple interest on advanced parameter basis in Tally Prime. मेरे ख्याल से मैं जो आपको मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा था आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत। थैंक यू एंड गुड बाय।